हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एआरसी की सेकंड रिपोर्ट दैट इज अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। बट उससे पहले विश यू वेरी हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ऑल्दो हम थोड़ा लेट चल रहे हैं बट स्टिल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आप सब इस साल खुश रहें, हेल्दी रहें और आप सब अपने जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। थोड़ा सा लेट है हम अपनी ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट को कवर करने में, बट जितना वेट आपने किया कोशिश करते हैं कि हमारा ये लेक्चर उसके वर्थ इट हो, उसका जो आपने वेट किया वो आज आप खुश हो लेक्चर सुन करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली होती क्या है। आपने ह्यूमन रिसोर्स सुना होगा, तो ह्यूमन कैपिटल देखिए, रिसोर्स जो वो अवेलेबल होते हैं, जैसे नेचुरली रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, आप अपने काम में ले पाओ, उसको कैपिटल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे आयरन, ठीक है, वो अवेलेबल है नेचर में, वो रिसोर्स है, वो किसी भी कंट्री के पास है, रिच रिसोर्सेज वाली कंट्री मानी जाएगी वो। लेकिन जब तक आप उस आयरन का यूज़ नहीं करते, अगर आप उससे मशीनरी नहीं बना रहे या फिर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सेम चीज़ ह्यूमन पे भी अप्लाई होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आप उनको कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया का अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखोगे, इंडिया में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, यंग जो पर्सनस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है इंडिया के पास, उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑल्दो ये रिपोर्ट पुरानी है, 2006 में ये कमीशन बैठाया गया था, उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, ये सेकंड रिपोर्ट है कमीशन की, बट स्टिल ह्यूमन कैपिटल को देखते हुए काफ़ी रेलेवेंट रिपोर्ट है। तो ये पूरी रिपोर्ट बेस्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। इंडिया में जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड प्रोग्राम इनिशिएट किए गए हैं, उन प्रोग्राम का एक कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ में नरेगा या मनरेगा, जिसको आप आज के दिन समझते हैं या पढ़ते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट किए थे उन सब के बारे में, और क्यों वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो हम, इट इज़ अ मेजर ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, कैपेसिटी एंड एट्रीब्यूट ऑफ लेबर विच इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है 20 ईयर का, एक कोई भी पर्सन मान लीजिए, उसको कोई भी, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्टिव होगा इकोनॉमी के लिए? क्या वो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव है? नहीं। अगर आपने उसको स्किल दे दी, उसको एजुकेशन दे दी, उसको काम करना सिखा दिया, अब क्या है, वो प्रोडक्टिव हो गया। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बन गया। तो यही है कि किसी पर्सन को कितनी उसके पास स्किल है, क्या एजुकेशन है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मेजर की जाती है, और उसका अर्निंग पोटेंशियल और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ओईसीडी की अगर हम डेफिनेशन को समझें, देन ह्यूमन कैपिटल इज डिफाइंड एज द नॉलेज, स्किल्स, competencies and other attribute embedded in individual or groups of individual acquired during their life and used to produce goods, services or ideas in market circumstances। 21st सेंचुरी में आप क्या चीज़ सीख पा रहे हो, आपने क्या चीज़ सीखी, आपने क्या स्किल एक्वायर की, क्या नॉलेज है आपके पास, उसको प्रेजेंट डे में अगर आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो, देन यू आर अ कैपिटल फॉर द इकोनॉमी। ओके, ह्यूमन कैपिटल। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो ओईसीडी ने मेंशन की है, ऑल्दो ये डेफिनेशन रिपोर्ट के अंदर नहीं दी गई है, ये एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से ऐड की है टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही, वो समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होती है, उसके बाद में इंडिया में स्टेट लेड डेवलपमेंट होती है, यानी कि इंडिया एज अ स्टेट जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट करने का काम अपने सर पर लेती है। पहले क्या था, डेवलपमेंट की जो अप्रोच थी वो ये थी कि हर एक सिटीज़न को एटलीस्ट जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो प्रोवाइड किया जाए, यानी कि कपड़ा, मकान और रोटी, ये चीज़ दी जाए, एनहांसिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन। बट नाउ गवर्नमेंट अप्रोच टू द डेवलपमेंट इज चेंजिंग। हाउ? अभी गवर्नमेंट का जो मेन फोकस वो क्या है, टू कंसिडर मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट,
nutrition as basic entitlement and recognize the key role of state in providing them to every needy citizen in the country. तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन एंड एंटाइटलमेंट. दो अलग अलग सिनेरियो है, ये समझिए. पहले क्या है, एक सिंगल सिटीजन है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, उसको रोटी कपड़ा मकान दे रही है ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आ जाए. अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट उसको स्किल्स दे रही है, उसको नॉलेज दे रही है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है ताकि वो खुद अपने एफर्ट से पॉवर्टी से बाहर आ सके. ठीक है, ये गवर्नमेंट की अप्रोच में चेंज आ रहा है. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो है बैलेंस्ड डेवलपमेंट. बैलेंस डेवलपमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, इतना डेवलप नहीं हो पाते. वो चाहे कुछ नेचुरल रीज़न रहे हों, कुछ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल रीज़न हो या और कोई रीज़न रहा हो, बट बैलेंस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो बैलेंस डेवलपमेंट रिक्वायर मोर रिसोर्स एलोकेशन टू द बैकवर्ड रीजन. जैसे कि अब कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें इंडिया में, हरियाणा पंजाब जैसे रीजन में आप इन्वेस्ट करें और एक आपको कहा जाए झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार जैसे रीजन में आपको इन्वेस्ट करना है, तो बैलेंस डेवलपमेंट ये कहती है कि हरियाणा पंजाब में के साथ साथ आपको बिहार झारखंड, ये जो बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, जो ट्राइबल रीजन है जहाँ पर इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते या जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो प्रॉपरली वहाँ पर फंक्शन नहीं कर पा रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉपर रिसोर्स एलोकेट हो ताकि वहाँ के लोग भी डेवलप कर पाएँ. ठीक है, दिस इज़ द न्यू गवर्नमेंट अप्रोच टू द डेवलपमेंट. ये गवर्नमेंट्स न्यू अप्रोच टू द डेवलपमेंट. रिपोर्ट में मेंशन वो डेटा मैं आपको बता रही हूँ, ऑल्दो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना, बट आपको एक आइडिया हो जाता है अबाउट द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द डेवलपमेंट. 2006-07 के बजट स्पीच में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तब के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा था कि जितना भी यूनियन गवर्नमेंट का बजट है उसमें से 7 ऐसी बड़ी स्कीमें हैं जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती हैं. ठीक है, बल्क ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वुड गो टू द 7 फ्लैगशिप प्रोग्राम. और वो क्या थे? सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ड्रिंकिंग वाटर मिशन, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. नॉर्मली हम सब पढ़ते हैं स्कीम्स के बारे में कि किस स्कीम को कितना एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हम ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं. ठीक है, करंट अफेयर में हमने पढ़ लिया, बट नहीं, आपको ये ध्यान रखना होता है एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस एरिया में ज़्यादा फोकस कर रही है. जिस एरिया में ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो गवर्नमेंट की अप्रोच को शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर 2006-07 के अंदर गवर्नमेंट ने 7 ऐसी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था या ऐसी चीज़ों में रिसोर्सेज लगाए हुए थे जो कि ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने के लिए है. जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चों को न्यूट्रिशन क्वालिटी न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो, उनको अच्छा पानी मिले, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इम्प्रूव हो, देन हेल्थ के लिए है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. सो यू डू नॉट हैव टू रीड द डेटा, आपको ये याद नहीं करना है ना इसको पढ़ना है, बट ये जस्ट टू गेट एन आइडिया कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है डेवलपमेंट को लेकर के. इन स्कीम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, वो इस स्कीम के इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन थे, तो आई थॉट कि आपको बताना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फीचर समझते हो तब आपको लूप होल्स के बारे में पता चलता है. ठीक है, सो दीज 7 स्कीम्स, अभी तो ये चेंज हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लेटेस्ट डेटा उठा करके देखिएगा कि पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट ने किन किन स्कीम में किन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है, सो दीज स्कीम्स आर जनरली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ से क्या है, जो कोऑर्डिनेशन वाला लूप होल है वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा. ठीक है, और ये हम नहीं, ये रिपोर्ट खुद आपको आगे बताएगी. देन इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल स्कीम्स और ग्रास रूट प्लानिंग का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने क्या प्लानिंग की, नेशनल लेवल के क्या प्लान्स है, उनका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज दैट द एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम्स. ठीक है, सही और बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
देन यहाँ पर एक पूरी चार्ट दे रखा है, रिव्यू ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्विकली इसको समझ लेते हैं। मुझे या मेरे पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मनरेगा, या फिर न केवल मनरेगा लेकिन जो रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो कोशिश की गई थी, जो इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कैसे इनिशिएटिव थे, क्यों वो फेल हुए, उसका एक क्विक रिव्यू यहाँ पर दिया गया है। सो वन बाय वन उसको रीड करते हैं। सबसे पहले 1960s में स्टार्ट किया गया था रूरल मैन पावर प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू 2.5 मिलियन पर्सन इन द एरिया एक्सपोज्ड टू प्रोनाउंस्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में क्या होता है, जनरली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, और एग्रीकल्चर में जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है जब एग्रीकल्चर में आपको जॉब मिल जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ वक्त ऐसा आता है जब आपको जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं या फिर जो वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों को काम दे पाना, ठीक है, ये तकरीबन 2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 25 लाख ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का इसका मकसद था। ये स्कीम 1969 तक चली। देन आता है कैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 1971 टू 1974, और इसका मेन मकसद था तकरीबन 350 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना थ्रू लेबर इंटेंसिव वर्क एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, ठीक है। देन आता है आपका 1971 में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, रूरल वर्क प्रोग्राम, जिसको बाद में एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसका मेन काम था to mitigate the severity of scarcity condition by organizing labor intensive and production oriented work so as to generate considerable employment। यानी कि दो चीज़ें, एक तो था ड्रोट से डील करना, ठीक है, दूसरा था लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों से ही काम करवाया टू डील विद द ड्रोट कंडीशंस, ठीक है, उनसे चाहे कुएं खुदवाए हो, चाहे झोड़ बनवाए हो, जो भी काम था, बट ड्रोट प्रोन एरिया में ये जो स्कीम थी वो चलाई गई थी। देन बात करते हैं फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये 1977 से 1980s में चला था। ये 2 बार आएगा, एक बार अभी, एक आप आगे की स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसके कुछ मकसद थे। फर्स्ट था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड क्या होते हैं कि आपकी स्किल, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिली हुई, ठीक है। रूरल एरिया में मैन और वुमेन दोनों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इस काम का मकसद था। दूसरा, ऐसी एसेट्स डेवलप करना जो ड्यूरेबल हों, ठीक है, जैसे आपने कोई पुल बना दिया, कोई जोहड़ बना दिया, कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद एसेट्स बनाना। एंड देन यूटिलाइज द सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये आप टाइम पीरियड देखिए 1977 1980s, उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका है, हमारे पास सरप्लस फूड है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा है इंडिया का जहाँ पर फूड नहीं पहुँच पा रहा है, या जो लोग अभी भी भुखमरी का शिकार थे, ठीक है। तो उन तक जो सरप्लस फूड है हमारा, वो कंट्री में प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए हम, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप कर पाए हम, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। देन आता आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये 1980s में स्टार्ट किया गया था, देन 1989 तक चलता है ये। एंड द सेम ऑब्जेक्टिव था इसका भी, टू जनरेट द एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स एंड रेज न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर। फिर आता है आपका 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, 1999 तक चलता है ये। एंड ये था कि ऐसे घर जहाँ जिन ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन के मालिक नहीं है, उस घर में से किसी एक पर्सन को तकरीबन 100 दिनों तक काम देना, ठीक है, टू प्रोवाइड द 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 member ऑफ ए लैंडलेस हाउस होल्ड। एंड देन फिर आता है आपका जोहार रोजगार योजना। ये स्टार्ट होता है 1989 में, और इसका भी सेम ही ऑब्जेक्टिव था, टू जनरेट द एडिशनल इनकम, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस, एंड क्रिएशन ऑफ रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी एंड सोशल एसेट्स एज वेल। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। ये 1993 में स्टार्ट होता है, और वही है टू प्रोवाइड 100 days ऑफ अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू अ पर्सन इन 1752 बैकवर्ड ब्लॉक्स ड्यूरिंग लीन एग्रीकल्चरल पीरियड इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क। आप तकरीबन 1752 ब्लॉक के अंदर लोगों को काम दे रहे हो, 100 दिनों का काम दे रहे हो, ताकि उनके जब एग्रीकल्चर का काम नहीं होता उस टाइम में उनको काम मिल सके, ठीक है, मैनुअल वर्क
काम हो। देन फूड फॉर वर्क सेकेंड टाइम ये स्कीम लाई गई थी 2000 के अंदर, एंड द बेस ऑब्जेक्टिव वाज सेम, जिसमें क्या था, टू ऑगमेंट द फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट इन ड्रॉट अफेक्टेड रूरल एरिया। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। एंड देन आता आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 के अंदर। एंड इसमें था टू क्रिएट द डिमांड ड्राइवन कम्युनिटी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या डिमांड है, अब हर एक एरिया की तो सेम नहीं हो सकती, ठीक है, तो डिमांड ड्रिवन कम्युनिटी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, ऐसी एसेट्स को क्रिएट करना विलेज लेवल पे जो ड्यूरेबल हो एंड सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। एंड द लास्ट वन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2001, दैट वॉज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। And the objective was to provide wage employment, food security and creation of durable assets। और बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। अब हमारे लिए जो ज़रूरी है समझना वो ये है कि इन स्कीम को इम्प्लीमेंट तो किया गया, लेकिन जो रिजल्ट था वो उभर करके नहीं आया। रीज़न क्या रहे, बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट हुई और रिपोर्ट के अंदर ये रीज़न मेंशन है। सो प्लीज़ रिमेंबर कि आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया में इतने सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए गए बट स्टिल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो नंबर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, खास करके रूरल एरिया में, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है वो यहाँ पर मैंशन है। The very first was that funds were not utilized in full। जितना पैसा आया उस पैसे का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, प्लानिंग नहीं थी फंड को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। फंड्स जो पैसा था वो अनटाइमली रिलीज हुआ, जब ज़रूरत थी तब नहीं, जब ज़रूरत नहीं है तब पैसा आ रहा है, आपने प्लानिंग नहीं कर रखी, अब उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। देन अनटाइमली रिलीज ऑफ फंड सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट फिर आगे जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज होती है उनको प्रोवाइड कराती है, लेकिन जो डीआरडीए थे आगे उनसे आगे ब्लॉक और ब्लॉक से फिर पंचायत तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लगा, ठीक है। और बाकी कुछ फैक्टर थे, जैसे स्टेट के पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उन जो आपके रिसोर्सेज थे, ठीक है, inability of the state to generate matching resource were important factor that contributed in low utilization of fund। पैसा मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लगा दिया, लेकिन इतना आप जनरेट तो नहीं कर पाए ना। जैसे आपने ना तो एसेट्स डेवलप की, ना आप लोगों को काम तो दिया आपने, लेकिन फ़ायदा क्या, उनको 100 दिन का काम मिला, लेकिन आपने ना तो कोई एसेट्स डेवलप की, ना एक सस्टेन्ड डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीज़न रहा। देन बात करते हैं जो विलेज थे उनको बहुत कम कवर किया गया, ठीक है, बहुत कम विलेजेस को यहाँ पर कवर किया गया है। जो टारगेट ग्रुप था वो बहुत ही छोटा था, ठीक है, जो टारगेट ग्रुप था वो एक्सट्रीमली लो। एंड जितना भी पैसा लगा वो कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज़ में लगा, ऐसी जगह लगा जहाँ पर पैसा ज़्यादा और मजदूरों की कम ज़रूरत होती है, ऐसे एरिया में वो पैसा लगाया गया, ठीक है। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द फंड्स वाज यूज्ड लेस इन लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ एंड मोर इन कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज़। देन मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिशियरी रिसीव्ड लेस देन 30 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। साल में 30 दिन से भी कम उनको काम मिला। और कई बार तो ये हुआ कि ऐसे लोगों को फ़ायदा हुआ जो गरीब थे ही नहीं। नॉन पुअर वर ऑल्सो फाउंड टू हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दीज प्रोग्राम्स। एंड अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से बोगस रिपोर्टिंग की गई, ठीक है, झूठी रिपोर्टिंग की गई कि हाँ ये देखो हमने टारगेट अचीव कर लिया, जबकि ग्राउंड लेवल पे काम वो हुआ ही नहीं था। इन प्रोग्राम ने रूरल पुअर के लिए इनकम तो जनरेट की, लेकिन एसेट्स डेवलप नहीं किए, ठीक है, बट लेफ्ट वेरी फ्यू ड्यूरेबल एसेट्स। ऐसे प्रोग्राम्स से करप्शन बढ़ा, पॉलिटिकल करप्शन भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी करप्शन हुआ। कई बार जो रोल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रेजेंट और एब्सेंट मेंशन करनी होती है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, ठीक है। एंड मेजरमेंट बुक्स वर वेरी कॉमन, डेटा को या जो आप कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे, काफ़ी बोगस रिपोर्टिंग यहाँ पर हुई। देन पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वॉज वेरी लो, 30% से भी बहुत कम था। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्ट्रैक्टर्स वर इन्वॉल्व एंड द यूज ऑफ मशीनरी वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड, दो द स्कीम एक्सप्रेसली फॉरबिडेड। स्कीम्स में ये कहा गया था कि आपको लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ के अंदर ये पैसा लगाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक जोहड़ की यहाँ पर बनवाना है गांव के अंदर, तो यहाँ पर मैंने 50
वर्कर्स थे उनको काम मिल गया यहाँ पर, जबकि क्या होता था कि जो हेड है जिसको ये काम मिला उसने यहाँ पर मशीनरीज को बुलाया, मशीनरी को लाया गया और उनके थ्रू 2 दिन में ये सारा काम निपट गया। ठीक है, तो हुआ क्या, जिन लोगों को काम मिलना था उनको काम नहीं मिल पाया, कॉन्ट्रैक्ट आए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आ गए, थर्ड पार्टी आ गई एंड मशीनरी का यूज़ हुआ, तो रिसोर्सेज का गलत यूटिलाइजेशन हुआ। सो देयर वर सर्टेन लेसन्स लर्न ड्यूरिंग दिस होल रिपोर्ट और ड्यूरिंग दिस होल स्टडी। वो क्या थे? सबसे पहले प्लानिंग इनएडिक्वेट थी, हमने प्लानिंग नहीं की एसेट्स की कि हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कितना काम करना है, कब पैसा रिलीज होगा, हम प्लान नहीं कर पाए। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, ये टॉप डाउन अप्रोच वाली नीति थी हमारी, तो लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होने के कारण भी ये कहीं ना कहीं स्कीम फेल रही। पंचायत का बहुत ही लिमिटेड रोल था, पंचायत ना तो ये डिसाइड कर सकती थी कि क्या काम करवाना है, उनको टॉप डाउन बताया जाता था कि आपको इस जगह ये पैसा लगाना है एंड दैट्स ऑल। लैक ऑफ कैपेबिलिटी, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने कैपेबिलिटी डेवलप करने की भी कोशिश नहीं की एंड द सेम थिंग गोज ऑन टू द प्रेजेंट डे। आप मनरेगा के काम अगर देखो तो मोस्टली क्या है, वो मैनुअल लेबर ही है, मैनुअल काम करवा रहे हैं, उनसे कुछ भी ऐसा नहीं है जिनसे उनकी कैपेबिलिटी डेवलप हो सके। देन फोकस ऑन फिजिकल वर्क, वही कुएं खुदवा लिए, जोड़ खुदवा लिए, खड्डे खुदवा लिए, और भी आपने कुछ एक्स्ट्रा काम उनको नहीं दिया, कुछ ऐसा काम नहीं दिया जिससे अगर गवर्नमेंट 100 डेज काम दे तो बाकी के जो बचे हुए दिन है वो भी कुछ कमा के खा सके। आपने उनके अंदर कोई भी स्किल डेवलप नहीं होने दी। एंड द लास्ट वन इज द लीकेज। लीकेज बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिली, जितने भी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे डेफिनेटली लीकेज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट रहता है, वो ऑब्वियसली काफ़ी लेंथी होने वाला था, अगर इसमें इंक्लूड करती तो फिर जो हमारा मोमेंटम स्टडी का वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, इसलिए उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। वो पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेगा मनरेगा को डिटेल में। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बट आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इन सब को रीड करना चाहते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, बताइए आपको वेबसाइट को लेकर के आपके जो भी रिव्यू हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, लिंक, और वैसे वेबसाइट है हमारी www.freeupscpreparation.com, वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।